नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद परशुराम में स्वागत है। मैं हूं परशुराम मनकट्टी। आदर्श विद्यालय मेखली रायबाग में हिंदी भाषा अध्यापक के पद पर कार्यरत हूं। मैं खास दौरान 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए वीडियो डालने के लिए कोशिश कर रहा हूं। चाहे आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए न भूलिए। शायद आप में से नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। इससे आने वाले सभी वीडियो के ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ आपको जल्द ही पहुंच जाएगी। ಆತ್ಮೀಯ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ। ನಾನು ಪರಶುರಾಮ್ ಹುನಕಟ್ಟಿ, ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮೇಖಲಿ ರಾಯಬಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷಾ ಅಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ವಿಶೇಷವಾಗಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಈ ಚಾನಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ತಾವುಗಳು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆಯಬೇಡಿ। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಜೊತೆಗೇ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಒತ್ತಿ, ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ। शुरू करेंगे। पहला पाठ है मातृभूमि। पाठ की शुरुआत करने से पहले पाठ के विधा, आशय, कवि परिचय और कविता का संपूर्ण आशय के बारे में देखकर ही हम कविता को पूरी तरह से आगे बढ़ेंगे। ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಧ ಏನಿದೆ, ಪಾಠದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕವಿಯ ಪರಿಚಯ, ಪಾಠದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರನೇ ನಾವು ಪದ್ಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ। सो मातृभूमि पाठ कविता विधा का है और इस कविता विधा के कवि का नाम है भगवती चरण वर्मा जी। ये तो आपको क्लियर हो गया। और मातृभूमि कविता में आपको दो मुद्दों को याद रखना है। उसमें पहला है कि मातृभूमि की विशेषता का परिचय करना। आपको पता होगा कि विशेषता शब्द आया ना बच्चे। विशेषता शब्द का अर्थ होता है कि विशेष स्थिति या विशेष गुण होगा, विशेष गुण। और उसी साथ ही साथ देश प्रेम का भाव को जगाना इसका अर्थ होता है कि जागरूक करना, जागरूक पैदा करना। यानी जो बच्चों में राष्ट्र प्रेम के बारे में जागरूकता पैदा करना ही इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮಾತೃಭೂಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠವು ಪದ್ಯದ ವಿಧದಲ್ಲಿದೆ। ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕವಿಯ ಹೆಸರು ಭಗವತಿ ಚರಣ್ ವರ್ಮಾ। ಈ ಪದ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ವಿಶೇಷತೆಯ ಪರಿಚಯದ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। आगे और कुछ मुद्दे हैं कविता के आशय पर। यहाँ पर डिटेल से आपके लिए दिया गया है। भगवती चरण वर्मा के नाम को हिंदी साहित्य में आदर के साथ लिया जाता है। यानी जो हमारा हिंदी साहित्य है ना, उस हिंदी साहित्य में भगवती चरण का नाम है वो बहुत ही गौरव के साथ लिया जाता है। गौरव का स्थान भगवती चरण वर्मा जी का है। प्रस्तुत कविता में कवि देश प्रेम की झलक दिखाई देती है। यानी झलक इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब, एक चमक। यानी इस कविता द्वारा कवि का यह भावना है कि एक देश प्रेम का प्रतिबिंब दिखाई देने का प्रयास है। वे मातृभूमि को प्रणाम करते हुए उसमें विद्यमान अपार वन संपदा, खनिज संपत्ति का वर्णन करते हुए भारत के महान विभूतियों का स्मरण करते हैं। यानी यहाँ पर क्या लिखा गया है, देखो, मातृभूमि को प्रणाम करते हुए, यानी कवि मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम यानी नमस्कार करते ही उसमें विद्यमान शब्द का अर्थ होता है बच्चों अस्तित्व में रहना होने। यानी मातृभूमि में जो अस्तित्व में है, जो वन संपत्ति हो और खनिज संपत्ति हो, इन दोनों के बारे में भी वर्णन किया गया है। और उसी के साथ साथ ही भारत के महान विभूति, यहाँ पर विभूति शब्द है ना बच्चों, विभूति का हम यह अर्थ कहेंगे कि संत कह सकते हैं। महान विभूति इसका अर्थ है कि महान व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति। यानी जो महान विभूतियों का भी यहाँ पर स्मरण किया गया है। स्मरण शब्द का अर्थ होता है बच्चों याद। स्मरण शब्द का अर्थ है याद। और इस कविता में भारत की महानता का परिचय प्राप्त होता है। अंत में कवि के आशय में बताया कि कुल मिलकर जो भारत में महानता शब्द का अर्थ है कि श्रेष्ठता को बताने का जो प्रयास जो कवि का यहाँ पर किया गया है। तो फिर यह था ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ। ಸೊ ಈ ಹಾಡಿನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವತಿ ಚರಣ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಹೆಸರು ತುಂಬ ಗೌರವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ। ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಒಂದು ತುಣುಕನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕವಿ ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ, ಜನ್ಮಭೂಮಿಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಪಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವನ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಮಹಾನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಈ ಕವಿತೆ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಕವಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ। बच्चों, हम आगे ना इस कविता के कवि के परिचय के बारे में देखेंगे।
यानी मातृभूमि कविता का जो कवि है भगवती चरण वर्मा जी, इनका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1903 को उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जिले के शफीपुर नामक एक गांव में। और इलाहाबाद से इन्होंने बीए और एलएलबी की डिग्री को प्राप्त कर ली। और जैसे दो पत्रिकाओं का संपादन भी इन्होंने किए, विचार और नवजीवन। और उन्होंने बाद में आकाशवाणी के कई केंद्रों में भी सेवा किए हैं। इनका जो उपन्यास है चित्रलेखा, इस पर 2 बार फिल्म निर्माण हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ कि चित्रलेखा जो उपन्यास है ना, इस पर 1964 में 1964 में एक फिल्म निर्माण किया था केदार शर्मा जी ने। और इसकी जो भूमिका में अशोक कुमार थे और मीना कुमारी, और मीना कुमारी ने ही चित्रलेखा का पात्र निभाई थी। आगे है दूसरा उपन्यास भूले बिसरे चित्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यानी जो इनका जो दूसरा उपन्यास है, इसे भूले बिसरे चित्र को 1961 में 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और जैसे ही इनकी रचनाओं को हमने 4 भागों में बांटा, पहले तो हम पत्रिका देख लिए, और दूसरा उपन्यास है, कहानी संग्रह है, कविता संग्रह है, और 5वां नाटक है। 2 पत्रिका हो गए, विचार और नवजीवन। अब आएंगे उपन्यास। पहले 2 उपन्यास देख लिए, चित्रलेखा हो गया, भूले बिसरे चित्र हो गया। अब है अपने खिलौने है, पतन है, 3 वर्ष। बच्चों वहाँ पर 3 शीर्ष है, लेकिन ये 3 शीर्ष नहीं है, आपको याद रखने की वो 3 वर्ष ही है। 3 वर्ष, 3 वर्ष, ठीक है। और टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, युवराज चुंडा, ये सभी उपन्यास है। और आगे की जो विधा है कहानी संग्रह है, उसमें मेरी कहानियाँ हैं, मोर्चाबंदी तथा संपूर्ण कहानियाँ हैं। और कविता संग्रह में है मेरी कविताएं, सविनय और एक नाराज़ कविता है। और नाटक में 2 नाटक है, मेरे नाटक और वसीयत। और कुल मिलकर इन सभी रचनाओं को हिंदी साहित्य के लिए योगदान दिए हैं। कुल मिलकर अदृष्टवशात इनकी मृत्यु हुई थी 5 अक्टूबर 1981 को। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವತಿ ಚರಣ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀವನದ ಪರಿಚಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವರು ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 30 ಆಗಸ್ಟ್ 1903ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದ ಉನ್ನಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಫೀಪುರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಊರಿನಲ್ಲಿ. ಇಲಹಾಬಾದ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಊರಿನಿಂದ ಇವರು BA ಮತ್ತು LLBಯ ಒಂದು ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ. 2 ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸಂಪಾದನಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ನವಜೀವನ. ಇದಾದ ನಂತರ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಕೆಲವು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರಲೇಖ, ಇದು 1964ರಲ್ಲಿ ಕೇದಾರ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಟ ಮತ್ತು ಮೀನಾ ಕುಮಾರಿ ಅವರು ನಟಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆ ಮೀನಾ ಕುಮಾರಿ ಅವರೇ ಚಿತ್ರಲೇಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಮುಂದೆ ಇವರು ಇನ್ನೊಂದು ಉಪನ್ಯಾಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂಲೆ ಬಿಸ್ರೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 1961ರಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಟ್ಟು 5 ಪ್ರಕಾರದ ಒಂದು ರಚನೆಗಳನ್ನು, ಒಂದು ಕೃತಿ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಾಯಿತು, ಎರಡನೇದಿದೆ ಉಪನ್ಯಾಸ. ಈಗಾಗಲೇ 2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಯಿತು, ಯಾವುದು ಚಿತ್ರಲೇಖ ಮತ್ತು ಭೂಲೆ ಬಿಸ್ರೆ ಚಿತ್ರ. ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಪ್ನೆ ಖಿಲೌನೆ ಇದೆ, ಪತನ್ ಇದೆ, 3 ವರ್ಷ ಇದೆ, ಟೇಡೆ ಮೇಡೆ ರಾಸ್ತೆ ಇದೆ, ಯುವರಾಜ ಚುಂಡ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಥೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೇರಿ ಕಹಾನಿಯ ಇದೆ, ಮೋರ್ಚಾಬಂದಿ ತಥಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಹಾನಿಯ ಇದೆ. ಕವನಗಳ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಕವಿತಾಯೇ, ಸವಿನಯ ಮತ್ತು ಏಕ್ ನಾರಾಜ್ ಕವಿತಾ ಇದೆ. ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಮೇರೆ ನಾಟಕ್ ಮತ್ತು ವಸಿಯತ್ ಇದೆ. ಕುಲವಾಗಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರು 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1981ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಆಗಲಿ ಹೋದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ಸರಿ ನಾನು ಕವಿತೆಯನ್ನು ವಾಚನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡುವ. ಏಕ್ ಮಾತೃಭೂಮಿ, ಭಗವತಿ ಚರಣ್ ವರ್ಮಾ. मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम. मातृभू शत शत बार प्रणाम, तेरे उर में शायित गांधी बुद्ध और राम. मातृभू शत शत बार प्रणाम. हरे भरे है खेत सुहाने, फल फूलों से युतवन उपवन. तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन. मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम. मातृभू शत शत बार प्रणाम. एक हाथ में न्याय पताका ज्ञान दीप, दूसरे हाथ में जग का रूप बदल दे है माँ. कोटि कोटि हम आज साथ में, गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम. मातೃಭೂ ಶತ ಶತ ಬಾರ ಪ್ರಣಾಮ್. ಈ ಥರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಾಡಿತ್ತು, ನೋಡೋಣ. ಪದ್ಯದ ಮೊದಲ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಅನುಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ. देखिए, मातृभू शत शत बार प्रणाम, इसका अर्थ है कि कवि मातृभू यानी मातृभूमि, शत शत इसका अर्थ है कि 100, शत शत इसका अर्थ है कि 100 है, और प्रणाम इसका अर्थ है कि नमस्कार. यानी कवि मातृभूमि को शत शत बार प्रणाम कर रहे हैं. अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम. यहाँ पर कवि कहा है कि अमरों की जननी,
अमर शब्द का अर्थ है कि जो कभी नहीं मरता, यानी मातृभूमि क्या है, अमरों की जननी है, यानी जो मातृभूमि पर पैदा हुए जो जवान है, जो शहीद लोग हैं, वो कभी भी अमर ही है, वो कभी भी नहीं मरते हैं। यानी कवि का एक ही कहना है कि जो यहाँ पर जो पुत्रों का जो पौधा पैदा हुआ है, जो पुत्र जन्म लिए, वो सभी ही अमरों की ही समान है, यानी मातृभूमि अमरों की जननी है, और इसलिए कवि शत शत बार प्रणाम कर रहे हैं। आगे है मातृभू शत शत बार प्रणाम, तेरे उर में शाहिद गांधी बुद्ध और राम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। आगे के पंक्ति में कवि कह रहे कि उर यानी छाती, शाहिद इसका अर्थ है कि सोए हुए, गांधी बुद्ध राम यानी कवि कह रहे कि मातृभूमि के हृदय में कौन कौन सोए हुए हैं, गांधी बुद्ध और राम। बच्चों आप सभी को भी पता है कि गांधी जी क्या किया है। गांधी जी ने सत्य अहिंसा के पुजारी बन गए थे, और बुद्ध ने लोगों के दुखों के कारण निवारण के लिए अष्टांग मार्ग को उन्हें बताया, अहिंसा पर भी उन्होंने जोर दिया। और राम ने भी, उसका जो पात्र आता है रामायण में आता है, और जैसे राम का व्यक्तित्व हो, सीता की रक्षा करना, रावण का वध, ये सभी राम के बारे में आपको पता ही है। इस कारण कवि ने इन तीनों महान व्यक्तियों के लिए ही अमरों की जननी में, मातृभूमि में, इनके हृदय में शायित हुए कहकर कहे हैं। मातृभू शत शत बार प्रणाम, कवि अंत में कहते हैं कि मातृभू शत शत बार प्रणाम। देखो बच्चों, 4 पंक्ति आपको याद रखना है। पहला है कि मातृभूमि को कवि शत शत बार प्रणाम कर रहे हैं, मातृभूमि अमरों की जननी है, और आगे मातृभूमि के हृदय में गांधी बुद्ध और राम शाहिद हुए हैं, इसलिए कवि मातೃಭೂಮಿ को ಶತ ಶತ ಬಾರ್ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕರ್ ರಹೆ ಹೇ। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹಾಡಿನ ಮೊದಲ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ವಾಕ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಒಂದನೇದು, ಕವಿ ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ, ಜನ್ಮಭೂಮಿಗೆ 100 ಬಾರಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇದು, ಮಾತೃಭೂಮಿಯು ಅಮರ ವೀರರ ಒಂದು ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ ಶತ ಬಾರ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 100 ಬಾರಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗಾಂಧಿ, ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ರಾಮರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲಂಕೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಗಾಂಧಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯ ಅಹಿಂಸೆ ಪೂಜಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬುದ್ಧ ಜನರ ದುಃಖಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಅಹಿಂಸೆಯ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ರಾಮನ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ರಾಮನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸೀತೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾವಣನ ವಧ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೀವು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕವಿ ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ 100 ಬಾರಿ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾತೃಭೂಮಿ ಅಮರವೀರರ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧ ಅಂತಕ್ಕಂಥ 3 ಜನ, ಗಾಂಧಿ, ಬುದ್ಧ, ರಾಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ 3 ಜನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇನಾಗಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲಂಕೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಪದ್ಯದ ಮೊದಲದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಡಿನ ಒಂದು ಭಾವಾರ್ಥ. आगे के पंक्ति में है, हरे भरे है खेत सुहाने, यानी जो मातृभूमि के जो खेत है ना, वो खेत कैसे है, हरे भरे है और सुहाने है. फल फूलों से युक्त वन उपवन, यानी जो मातृभूमि के वन यानी जंगल, और उपवन यानी बाग बगीचे, और छोटा बाग भी कहते हैं उपवन को. यानी जो मातृभूमि के वन और उपवन युक्त यानी भरे हुए हैं, युक्त से यानी वन और उपवन क्या है, फल फूलों से भरे हुए हैं. तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन. आगे कवि कह रहा है कि तेरे अंदर भरा हुआ है, यानी मातृभूमि के अंदर भरा हुआ है. क्या भरा हुआ है, खनिजों का कितना व्यापक धन. जो खनिज है, खनिज में आप सभी को पता ही है, सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक, कोयला कहते हैं, सभी खनिज के लिए उदाहरण है. ये सभी संपत्ति के समान है. और व्यापक इसका अर्थ है कि विस्तृत, यानी चारों ओर फैला हुआ. ये सभी जो खनिज है ना, ये मातृभूमि के अंदर है, और सभी मातृभूमि के पूरे चारों ओर भी फैले हुए हैं. मुक्त हस्त तो बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम. कवि कह रहे कि मुक्त हस्त से, मुक्त शब्द का अर्थ है कि बच्चों स्वतंत्र, मुक्त यानी स्वतंत्र हस्त से क्या कर रहे कि मातृभूमि ने सुख संपत्ति धन धाम को बांट रही है. सुख यानी आप सभी को पता है, सुख है, संतोष कहते हो, संपत्ति यानी ऐश्वर्य है, और धन यानी वो भी ऐश्वर्य दौलत कहते हो, और धाम यानी घर या निवास स्थान. इन चारों को मातृभूमि क्या करे कि सभी लोगों को मुक्त हस्त से, स्वतंत्र हस्त से बांट रही है, सुख संपत्ति धन धाम को. इसलिए कवि करे कि मातृभू ಶತ ಶತ ಬಾರ ಪ್ರಣಾಮ್. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ 2ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಏನದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಮಾತೃಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಲಗಳೇನಿದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿದ್ದಾವೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಡುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ತೋಟಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ, ಹೂಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಅಪಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಕತ್ತಳಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಂಚ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕವಿ ಏನಂತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
मातृभूमि शत शत बार प्रणाम। इसलिए मैं आपको जो हमारे इमेज के लिए तरीके से जो वन संपदा है ना, अपार वन संपदा के यहाँ पर इमेज दिया हूँ, और यहाँ पर जो खनिजों की संपत्ति के बारे में यहाँ पर अलग अलग प्रकार के खनिजों को इमेजेस के मैं यहाँ पर एक भी फोटो आपको यहाँ पर दिया हूँ। इससे पता चलता है कि मातृभूमि की वन संपदा हरा भरा है और खनिज भी व्यापक रूप से भरे हुए हैं। अगले जो काव्यांश में अंतिम काव्यांश में इस प्रकार है, एक हाथ में न्याय पताका, यानी कवि कह रहा है कि देखो इसमें इमेज में मैं आपको बता दिया, यानी जो मातृभूमि के एक हाथ में क्या है, न्याय पताका है, और ज्ञान दीप दूसरे हाथ में, और दूसरे हाथ में क्या है, मातृभूमि के हाथ में ज्ञान दीप है। जग का रूप बदल दे हे माँ, देखो कवि कह रहे कि जग का रूप यानी जग यानी विश्व का, संसार का रूप यानी चित्रण को बदल देने के लिए कवि विनती कर रहे हैं, और कह रहे कि कोटि कोटि हम आज साथ में, यानी जग का रूप अकेले से बदलने के लिए नहीं होता है बच्चों, यानी मातृभूमि के साथ कौन है, करोड़ों भारतवासी है, करोड़ों भारतवासियों को लेकर जग का रूप बदल देने के लिए कवि विनती कर रहे मातृभूमि को। गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम, अंत में कवि कह रहे कि जो भारत देश के सकल नगर है, ग्राम है, उस पर जय हिंद का नाद यानी शब्द गूंजना यानी प्रतिध्वनित होना। भारत के हर कोने कोने में जय हिंद का नाद क्या होना है बच्चों, प्रतिध्वनित होना चाहिए। और अंत में कहते कि कवि मातृभूमि शत शत बार प्रणाम। इसी प्रकार एक 4 ही मुद्दे हैं, यानी ये तो मातृभूमि के स्वरूप के बारे में प्रश्न है, तो इन सभी मुद्दों का आपको लिखना है बच्चों। यानी मातृभूमि के एक हाथ में न्याय पताका है, और न्याय पताका यह संकेत करता है कि भारत में जो सभी करोड़ों वासी है, करोड़ों वासियों को यहाँ पर जो कायदा है, नियम है, वो एक ही प्रकार का है। कई अमीर गरीबों के लिए अलग अलग नहीं है, सभी लोगों को एक ही कानून है। दूसरा है ज्ञान दीप दूसरे हाथ में, ज्ञान दीप इसका अर्थ है कि अंधकार को क्या करना है कि हटाना, प्रकाश का ज्योति यहाँ पर फैलाना, अनक्षरता को हटाना, भारत को साक्षरता करना, सभी ओर पर साक्षरता होना चाहिए। जग का रूप बदल दे हे माँ, यानी कवि कह रहे कि ये पूरी तरह से विश्व का रूप बदल देने के लिए मातृभूमि को विनती कर रहे। इसके लिए करोड़ों भारतवासी आज मातृभूमि के साथ है, और भारत के सकल नगर और ग्राम में जय हिंद का नाद क्या होना है, प्रतिध्वनित होना चाहिए। यह तो कवि का आशय था। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕಡೆಯ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಯದ ಧ್ವಜ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ದೀಪ ಇದೆ. ನ್ಯಾಯದ ಧ್ವಜ ಏನು ಹೇಳ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನು ಒಂದೇ ಇದೆ, ಅದು ಮೇಲು ಕೀಳು ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಅಂತ ಯಾರ್ದೂ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನದೀಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಜನವಾಸಿಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು, ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆದು ಜ್ಞಾನದ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕವಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗಕ್ಕ ರೂಪ ಅಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು, ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕವಿ ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಜೊತೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಾವು ಜನವಾಸಿಗಳು ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಕಲ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜೈ ಹಿಂದದ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಮೊಳಗಬೇಕು, ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಕವಿಯ ಒಂದು आशयवाಗಿದೆ। बच्चों, ये तो हो गया पूरी तरह से, और यहाँ पर तो मेरा तो क्लास हो गया। यानी जो आपको मेरे क्लास अच्छे लगे तो कृपया आप मेरे जो मोबाइल नंबर है उस पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। कई ईमेल आईडी भी मैं आपके लिए दे दिया हूँ। ईमेल आईडी से भी कई आपके संशय या दुविधाओं को मुझे आप बता सकते हैं। ನಿಮ್ಮದು ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ, ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿಗಳಿಗೆ ತಾವುಗಳನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯನಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಮಗೆ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಇದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಕುರಿತು। आत्मीय विद्यार्थिगळे, ओदता इरी, चन्नागिरी, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों। नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद परशुराम में स्वागत है। मैं हूँ परशुराम वनखट्टी, आदर्श विद्यालय मेखली रायबाग में हिंदी भाषा अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और मैं आज आपको खास कर लेकर आया हूँ जो पहला भाग तो आप देखे ही होंगे, जो कविता को मैं विस्तृत रूप से मैं आपको पद्य का विश्लेषण किया हूँ। और आज उसका जो सेकंड पार्ट में लेकर आया हूँ वही है मातृभूमि प्रश्नोत्तर पर। कृपया आप नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद परशुराम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए न भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाइए, इससे आने वाले मेरे नए वीडियो आपको जल्द ही पहुंच जाएगी। मैं एक बार आपको
कविता के बारे में रिकैप्चुलेशंस करूँगा क्योंकि लास्ट क्लासेस में क्या थे। और यह तो मातृभूमि है और मातृभूमि कविता का कवि भगवती चरण वर्मा है और इसका जो मुख्य उद्देश्य मातृभूमि की विशेषता का परिचय के साथ ही देश प्रेम का भाव को जगाना है। ओके। और भगवती चरण वर्मा जी ने तो हिंदी साहित्य में उनका नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है और इसमें भारत की महानता का परिचय है। लास्ट क्लास में आप सभी को पता ही है। और कविता कुल मिलकर इस प्रकार है। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम, तेरे उर में शाहिद गांधी बुद्ध और राम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। हरे भरे है खेत सुहाने, फल फूलों से युक्त वनोपवन तेरे अंदर भरा हुआ है, खनिजों का कितना व्यापक धन, मुक्त हस्त तो बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। एक हाथ में न्याय पताका ज्ञान दीप, दूसरे हाथ में जग का रूप बदल दे है माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में, गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। बच्चों, लास्ट क्लास में शब्दार्थ और व्याकरण, इसलिए मैं आज पर इसी क्लास में आपको यहाँ पर मैं आपको लेकर आया हूँ क्योंकि इसमें कई आपके व्याकरण के मुद्दों के बारे में जानकारी है और यही है कि शब्द युग्म और द्विरुक्ति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। और यह तो आप 9th क्लास में पढ़े हो कि द्वित्व शब्द में दो भेद होते हैं, शब्द युग्म और द्विरुक्ति। शब्द युग्म को जोड़ी पद भी कहते हैं और द्विरुक्ति को पुनरुक्ति भी कहते हैं, ये दोनों ही है। देखो, शब्द युग्म में क्या होते हैं कि लिंग होते हैं, वचन होते हैं, सार्थक निरर्थक शब्द होते हैं, इस प्रकार के शब्द होते हैं। शायद हरे भरे है, फल फूल है, वन उपवन है, सुख संपत्ति धनधाम, जोड़ी पद कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ। लेकिन द्विरुक्ति शब्द में द्वि शब्द का यह अर्थ होता है कि दो उक्ति यानी दोबारा पुनरुच्चारण करना, यानी एक ही शब्द दोबारा ना। शत शत है, कोटि कोटि है। ओके, जब इस प्रकार आपको शायद क्लियर हुआ है। शब्द युग्म यानी जोड़ी पद होता है, इसमें लिंग होते हैं और विलोम शब्द भी होते हैं, सार्थक निरर्थक शब्दों का मिलन होता है शब्द युग्म में, और द्विरुक्ति में एक ही शब्द दो बार प्रयोग होता है, ये आपको याद में रखना है। ये द्वित्व शब्द के दो भेद है। और लास्ट क्लास में वो कविता तो हुआ है और कविता के नए शब्दों के बारे में मैं आपको जानकारी भी दिया था। फिर भी दोबारा इसमें एक अमर शब्द है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि अमर इसका अर्थ है कि जो कभी नहीं मरता, यानी आपको एकल शब्द में भी ये प्रश्न आएगा शायद, यानी जो कभी भी नहीं मरता उसे अमर कहते हैं और अमर शब्द का विलोम शब्द ही मरते हैं। और कौन कौन से नए शब्द है देखेंगे बच्चों। शाहिद यानी सोया हुआ, और हस्त यानी हाथ है, सुहाने यानी सुंदर है, धाम यानी घर, और गूंजना यानी प्रतिध्वनित होना। बच्चों, मैं कविता का वाचन इसलिए किया कि क्योंकि आज का जो सेशन में है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसलिए प्रश्नोत्तर को जाने से पहले ही जो कविता का वाचन करने से आप सभी को जो मैं प्रश्न पूछूंगा ना, आप सभी ही आपके मन में फटाफट रूप से आप आंसर्स दे देंगे। शायद मेरे सभी को भी आपको पता है। तो आज का पहला ये है कि एक्सरसाइज के लिए जो अभ्यास किए हैं ना, वो सभी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ओके, एक वाक्य में, यानी एक वाक्य में उत्तर लिखना है। और पहला है कि कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं। आप सभी को भी मैं बताया हूँ कि कवि का आशय में कवि मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं, उसका आंसर है मातृभूमि। दूसरा प्रश्न है, भारत माँ के हाथों में क्या है। बच्चों, भारत के दोनों हाथों में क्या है बताइए, बाएं हाथ में और दाहिने हाथ में। हाँ, यस, मातृभूमि के एक हाथ में न्याय पताका है और दूसरे हाथ में ज्ञानदीप है। उसी प्रकार तीसरा प्रश्न है बच्चों, आज माँ के साथ कौन है। आज माँ के साथ कौन है, हम सभी है ना, करोड़ों भारतवासी ही आज भारत माँ के साथ है। प्रश्न 4 है, सभी और क्या गूंज उठा है। सभी और क्या गूंज उठना है। हाँ, भारत के सकल कोने कोने में क्या गूंज उठना है, जय हिंद का नाद क्या है, गूंज उठना है। जय हिंद इसका अर्थ है कि भारत के लिए जीत हो। प्रश्न 5 होगा, भारत के खेत कैसे है। प्रश्न 5 था कि भारत के खेत कैसे है। आज आप सभी को पता है भारत के खेत कैसे, हरे भरे, सभी पोर पर हरियाली ही छपी हुई है, हरियाली है, और हरियाली के साथ साथ सुहाने हैं, बहुत कुछ सुंदर है। ठीक है। प्रश्न 6, भारत भूमि के अंदर क्या भरा हुआ है। ये इसमें आपको इमेज दिखाया था ना, उसमें क्या क्या था। हाँ, चांदी थी, सोना थी, ये सभी क्या की खनिज है, यानी भारत के भूमि के अंदर खनिजों की व्यापक संपत्ति भरा हुआ है। प्रश्न 7 है, सुख संपत्ति धनधाम को माँ कैसे बांट रहे। हाँ, सुख संपत्ति धनधाम को माँ कैसे बांट रहे बच्चों, मुक्त हस्त से। मुक्त हस्त इसका अर्थ है कि स्वतंत्र हस्त से बांट रहे, यानी यहाँ पर कोई भी भेदभाव मातृभूमि को नहीं है।
प्रश्न 8 है, जग का रूप बदलने के लिए कवि किससे निवेदन करे। हाँ बच्चों, मैं आपको बता दिया था ना, इस पूरा जग का रूप क्या होना है, बदलना है। और इस बदलने के लिए कवि किनसे निवेदन करते। अच्छा, मेरे को तो नहीं है बाबा, आपको करते, आपको भी नहीं, फिर किसको करेंगे। हाँ, मातृभूमि को ही कवि करेंगे। जग का रूप बदल देने के लिए कवि मातृभूमि को ही विनती करते हैं। देखो लास्ट प्रश्न है एक वाक्य में, जय हिंद का नाद कहाँ कहाँ पर गूंजना चाहिए। ठीक है, हमारा गांव में ही गूंज उठे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा बच्चों, इसलिए इसका जो जय हिंद का नाद है कहाँ पर गूंजना है, भारत के सकल नगर और ग्राम में। ये थे बच्चों 1 अंक के प्रश्न 1 वाक्य में। अब देखेंगे विस्तार से प्रश्न होंगे 2-3 वाक्य में। देखो ऊपर है, आपको 2 या 3 वाक्यों में उत्तर देना है। बहुत ही आसान से है, मैं आपको आसान से मुद्दों को ही बता दिया था। पहला प्रश्न है बच्चों, भारत माँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। भारत माँ का प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। देखो मैं आपको ये पैराग्राफ में आपको बता देता हूँ। ओके, इस वीडियो पर लेकर आया तो अच्छा ओके, यहाँ पर है देखो बच्चों, क्या है, हरे भरे है खेत सुहाने, फल फूलों से युक्त वन उपवन, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन, मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम। यानी बच्चों आपको 2-3 वाक्य तो क्या लिखना है, भारत के खेत हरे भरे और सुहाने, ओके हो गया। और सेकंड लिखना है कि भारत के वन और उपवन फल फूलों से भरे हुए, ये भी हो गया। और तीसरा वाक्य लिखना है कि मातृभूमि के अंदर खनिजों की व्यापक संपत्ति भरी हुई है। और साथ ही साथ आप ये भी लिख सकते हो बच्चों, सुख संपत्ति धन धाम को माँ मुक्त हस्त से बांट रही है। और आपको इस तरह विस्तार से प्रश्न को उत्तर लिखते हो ना बच्चों, आप उत्तर लिखते समय आपको कवि और कविता का नाम को लिखना है। शायद आप सभी को भी मातृभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का प्रश्न का उत्तर पता ही चल गया। अब देखो बच्चों आगे चलेंगे, मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है। देखो कितना अच्छा है ना मातृभूमि का स्वरूप। मैं आपको चित्र भी दिखाया था, इमेज भी दिखाया था, शायद आप इमेज देखते ही आपको पता चला होगा। फिर भी दोबारा मैं कविता का एक स्टांजा यहाँ पर मैं आपको लेकर आता हूँ। देखो अंतिम चरण है ना बच्चों, ये अंतिम जो 6 पंक्तियाँ है, देखो 7 पंक्तियाँ है ना, जो 7 पंक्तियाँ में ही मातृभूमि का स्वरूप के बारे में वर्णन है। क्या है बताओ। हाँ यस, मातृभूमि के एक हाथ में न्याय का पताका है, दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप है। कवि मातृभूमि को जग का रूप बदल देने के लिए कह रहे, और मातृभूमि के साथ कोटि कोटि भारतवासी है, और भारत के सकल नगर और ग्राम में जय हिंद का नाद गूंजना चाहिए। ये जो 4 मुद्दे हैं ना, ये मातृभूमि के मातृभूमि के स्वरूप के बारे में थे बच्चे प्रश्न। ओके, 2-3 वाक्य में है, शायद आपको परीक्षा में 2-3 अंक के लिए निश्चित रूप से प्रश्न आएंगे, क्योंकि ये प्रश्न तो देखो अभी न्यू पैटर्न है, और न्यू पैटर्न के इससे अलावा आपको भावार्थ भी पूछा जाएगा। क्या लिखोगे बच्चों, भावार्थ। देखो भावार्थ लिखने के लिए मैं पूरी तरह से यहाँ पर कविता का ही इमेज लेकर आया। ठीक है, देखो कविता का इमेज है, और क्या लिखोगे, एक 8 पंक्ति तो आप याद रखना है, एक 3-4 अंक के लिए प्रश्न होगा। क्या लिखोगे, पहला एक लिखना है, कवि भगवती चरण वर्मा मातृभूमि के प्राकृतिक विशेषता और मातृभूमि को स्वरूप को वर्णन किए हैं। और मातृभूमि अमर वीरों की जननी है, और मातृभूमि के हृदय में गांधी बुद्ध और राम शायित हुए हैं, और मातृभूमि के खेत हरे भरे और सुहाने हैं। मातृभूमि के वन और उपवन फल फूलों से भरे हुए हैं। मातृभूमि के अंदर खनिजों की व्यापक संपत्ति है। मातृभूमि सुख संपत्ति धन धाम को सभी भारतवासियों को मुक्त हस्त से बांट रही है। और भारत माँ के एक हाथ में न्याय पताका है और दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है। और जग का रूप बदल देने के लिए कवि विनती कर रहे हैं, और करोड़ों भारतवासी आज मातृभूमि के साथ है। भारत के सकल नगर और ग्राम में जय हिंद का नाद गूंजना चाहिए। ये जो मुद्दे बताए ना बच्चों में आपको, कुल मिलकर 12 पॉइंट्स थे। ये 12 पॉइंट आपको परीक्षा में बहुत मददगार साबित हो जाएगी, क्योंकि 3-4 अंक के लिए निश्चित रूप से ये प्रश्न आएगा ही, क्योंकि पैटर्न बदल दिया है, डिस्क्रिप्टिव के प्रश्न रखे गए हैं। देखेंगे अब आगे चलेंगे, और एक थोड़ा सा अनुरूपता, बहुत अच्छे तरह से प्रश्न होते हैं। देखो बच्चों, देखो वसीयत नाटक है, फिर चित्रलेखा क्या है, मैं आपको बता दिया था ना चित्रलेखा पर क्या निर्माण हुआ। हाँ, फिल्म निर्माण हुआ है, और मीना कुमारी ने ही चित्रलेखा का पात्र की थी। यानी जो पहला उत्तर होगा क्या है बच्चों, उपन्यास। फर्स्ट वन उपन्यास। सेकंड देखो शत शत द्विरुक्ति है, फिर हरे भरे क्या हुआ। हाँ मैं बता दिया था ना, द्विरुक्ति और शब्द युग्म दोनों ही द्वित्व शब्द के भेद है। एक जैसे शब्द 2 लिख दिया तो द्विरुक्ति हो गया, और एक जैसे दूसरा हो गया तो उसे हम कहेंगे शब्द युग्म या जोड़ी शब्द भी कहते हैं, शब्द युग्म या जोड़ी शब्द।
तीसरा प्रश्न है बच्चों, बाएं हाथ में न्याय पताका है, यानी एक हाथ में न्याय पताका हुआ तो दूसरे हाथ में क्या होगा बच्चों? या ज्ञान का दीप ही होगा ना, क्योंकि हमारे में बहुत कुछ अंधकार है ना। इस सभी अंधकार को दूर हटाने के लिए कवियत्री मातृभूमि ही क्या कर रहे, पूरी तरह से रोशनी फैलाने के लिए तैयार है। अनुरूप पता तो हो गए बच्चों। अब देखो आगे है ना, जोड़ी लगाना है। अच्छा, जोड़ी लगाने के प्रश्न तो आपके लिए नहीं रहता है, फिर भी परीक्षा में नहीं है, फिर भी देखो अभ्यास के दौरान आपके लिए प्रश्न है। तेरे उर्मे शाहिद कौन है? कौन कौन उर्मे शाहिद थे? हाँ, महान व्यक्ति शाहिद है ना, गांधी, बुद्ध और राम है। ओके, पहला का आंसर हो गया, ऊ का हो गया, ऊ से मिलान कर दिया। दूसरा है फल फूलों से युक्त। हाँ, फल फूलों से क्या भरे हुए हैं? यस, फल फूलों से क्या भरे हुए बच्चों? वन और उपवन। तीसरा है बच्चों, एक हाथ में क्या है? एक हाथ में न्याय पताका या ज्ञानदीप। देखेंगे, ढूंढेंगे, इसमें न्याय पताका है, इसलिए हम जोड़ी न्याय पताका को ही लगाएंगे। प्रश्न 4 है कोटि कोटि। यस, कोटि कोटि हम क्या है? आज साथ में है, मातृभूमि के साथ में है। और अंत में एक ही बचा बच्चों, क्या है? मातृभू। कौन सा है उत्तर? शत शत बार प्रणाम, शत शत बार प्रणाम। कितना व्यापक क्या होगा? खनिजों की व्यापक संपत्ति हुआ तो वहाँ पर कितना व्यापक उत्तर आता था बच्चों। और चलेंगे अगला जो 5th एक्सरसाइज है ना, वो रिक्त स्थान को भरना है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स है। देखेंगे आप सभी भी मेरे से ही पहले आप सभी आंसर देने के लिए तैयार है बच्चों। हमें आप बहुत होशियार है, मुझे पूरी तरह से एक भरोसा है कि ये पाठ का जो पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से हुई है। कभी मातृभूमि को, हाँ क्या हुआ, शत शत बार, 100 हुआ ना, 100 बार प्रणाम करे, शत शत। दूसरा है भारत माँ के उर में गांधी, बुद्ध और राम क्या है? शायित हुए हैं। शायित यानी अर्थ सोए हुए हैं, शायित यानी सोए हुए हैं। अच्छा, तीसरा है वन उपवन। हाँ, वन उपवन किससे भरे हुए बच्चों? अच्छा, आप सभी को भी पता है, वन उपवन फल और फूलों से भरे हुए फल फूल है। प्रश्न 4 है बच्चों, डैश हस्त से मातृभूमि सुख संपत्ति बांट रही है, यानी जो सुख संपत्ति किस प्रकार बांट रही है? मुक्त हस्त से, स्वतंत्र हस्त से सभी को बांट रही है। अगला प्रश्न है, सभी और डैश का नाद गूंज उठना है। सभी और क्या गूंज उठना है? जय हिंद का नाद क्या होना है? गूंज उठना है। देखिए बच्चों, हुआ अब एक दो ही एक्सरसाइज है, 2 एक्सरसाइज होने के बाद वीडियो तक कंप्लीट खत्म हो जाएगा। भावार्थ लिखना है, बहुत ही सिंपल लिखना है। देखो बच्चों, भावार्थ लिखते समय पहले आपको कवि और कविता का नाम लिखना है। और देखो यहाँ पर जो स्टांजा है, उसी स्टांजा को आपको 1-2 बार पढ़ना है। पढ़ लेने के बाद आपको पता ही चलेगा। अच्छा, एक हाथ में न्याय पताका, माँ को प्रणाम है ना, फिर वो मातृभूमि कविता ही होगा, और मातृभूमि होगा ना, वो भगवती ही होंगे कवि। इस प्रकार आपको क्या करना है कि मन लगाकर पढ़ना है और एक अंदाज भी लगाना है बच्चों। ओके, देखेंगे भावार्थ में पहले क्या करना है, कवि लिख दिए भगवती चरण वर्मा, और कविता भी हो गया मातृभूमि। और फिर भावार्थ किस प्रकार लिखोगे बच्चों? देखो 3-4 पंक्तियों में हो गया तो पूरी तरह से फुलफिल होगा आंसर, उसमें कोई बात नहीं है। एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञानदीप दूसरे हाथ में। आपको सिंपल ही लिखना है बच्चों, मातृभूमि के एक हाथ में न्याय पताका है, दूसरे हाथ में ज्ञानदीप है, हो गया। जग का रूप बदल दे हे माँ। आपको इतना लिख रखना है कि कवि जग का रूप बदल देने के लिए विनती कर रहे हैं। कोटि कोटि हम आज साथ में, इसके लिए हम करोड़ों लोग आज मातृभूमि के साथ हैं। गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल अगर नगर और ग्राम। देखो ये थोड़ा पंक्ति को ऊपर नीचे करना है, यानी सकल नगर और ग्राम में जय हिंद का नाद गूंज उठना है। कवि मातृभूमि को शत शत बार प्रणाम कर रहे। देखो कितना अच्छा होगा ना, बहुत ही आसान के प्रश्न है बच्चों। और लास्ट एक ही है, आप सभी को भी, आपको कविता यानी सब कुछ, आपको कविता बहुत कुछ पसंद करते हो, हरे भरे, इसलिए मुझे भी आप गाने के लिए मन हो रहा है, इसलिए मैं एक साथ पंक्तियाँ मैं आपके लिए गाता हूँ बच्चों। लेकिन मैं तो प्लेबैक सिंगर नहीं हूँ, फिर भी आपके लिए, जो आपकी खुशी के लिए मैं गा रहा हूँ। हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युत वन उपवन, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन, मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम, मातृभूमि शत शत बार प्रणाम। ओके, हो गया बच्चों। इस प्रकार शायद मातृभूमि कविता है ना, कल तो पूरी तरह से कविता का पद्य विश्लेषण किया, और आज तो मैं पूरी तरह से इसका विवरण भी बता दिया। और
कृपया आपके संदेह हो तो मेरे नंबर है, मेरे ईमेल आईडी में मैं आपको दे दिया हूँ, उस पर आप तुरंत मुझे आपके संदेह दुविधाओं को भेज सकते हो। मैं शायद कोशिश करता हूँ कि आंसर्स देने के लिए। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले ऑडियो में। पढ़ते रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू।